नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और हम लोग 72वीं बीपीएससी को देखते हुए PYQ सॉल्व कर रहे हैं और अभी मॉडर्न हिस्ट्री का PYQ सॉल्व कर रहे हैं। आज ये दूसरा दिन है। आज का जो हमारा सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स को। द्वैध शासन प्रणाली कौन समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखेंगे, द्वैध शासन के बारे में थोड़ा सा जानकारी बढ़ा लेंगे अपना। द्वैध शासन बंगाल में कब लागू हुआ? बंगाल में ये लागू हुआ था 1765 ईस्वी में, और उस समय बंगाल कंपनी का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो क्लाइव के काल में लागू हुआ। और ये हटा कब? तो 1772 ईस्वी में। किसके काल में? हेस्टिंग्स के काल में, हेस्टिंग्स के शासन काल में। ठीक है, द्वैध शासन के तहत शासन को दो भागों में बांटा गया था। एक था दीवानी मतलब जिसमें टैक्स वसूली का अधिकार जो है वो कंपनी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, टैक्स वसूली का अधिकार कंपनी के अधीन रह गया। और दूसरा था निजामत, प्रशासनिक अधिकार जो है वो बंगाल के नवाब के पास। दीवानी में मतलब भू राजस्व का अधिकार किसके पास चला गया? दीवानी अधिकार कंपनी को मिल गया। और निजामत का जो अधिकार था वो किसके पास रहा? नवाब के पास रहा। तो ये थोड़ा सा इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर है कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों का अंत हुआ था। ठीक है, और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ये कौन थे? ये गवर्नर थे, है ना। गवर्नर जनरल था। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इन्हीं के आदेश पर कैप्टन स्लीमैन ने ठगों का अंत किया था। जो ठगी करते थे, चलने वाले यात्री मुसाफिर को लूट लिया करते थे, उन्हीं को ठग कहा गया है। और ये जो ठग होते थे ये इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों होते थे। और ये काली और दुर्गा के उपासक होते थे, यानी काली और दुर्गा की उपासना करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, तो इसको समाप्त कौन किया? कर्नल स्लीमैन ने। आगे देखिए, गवर्नर उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका भी आंसर होगा कर्नल एच स्लीमैन, कर्नल हेनरी स्लीमैन। इसका भी आंसर हो जाएगा कर्नल हेनरी स्लीमैन। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। और भारत में जो पहला ट्रेन चला था वो 1853 ईस्वी में चला था। 1853 ईस्वी में कहां से कहां तक चला था? तो मुंबई से थाने के बीच चला था पहला ट्रेन। ठीक है, तो भारत में रेलवे लाइन बिछाने का जो कार्य है वो किसके समय में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था?
तो देखिए विलियम बेंटिक ये है कि सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो सती प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ, दास प्रथा का उन्मूलन भी इसी के समय में हुआ, और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन भी इसी के समय में हुआ। तो सही आंसर है 1, 2 और 4, सी 1, 2 और 4। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाने का ये जो है ये इसके समय में नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे कि दास प्रथा का उन्मूलन जो सबसे पहले कानून बनाने का जो श्रेय दिया जाता है, वो कानून बनाने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही दिया जाता है, क्योंकि दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ वो 1833 के एक्ट के जरिए एक कानून पारित किया गया जिसमें दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। लेकिन ये पूर्णतः कब समाप्त हुआ? 1843 ईस्वी में हुआ, लॉर्ड एलन बरो के काल में, लॉर्ड एलन बरो के काल में। दास प्रथा का उन्मूलन संबंधित कानून कौन बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के एक्ट के जरिए। लेकिन ये समाप्त कब हुआ? पूर्णतः समाप्त हुआ 1843 में, लॉर्ड एलन बरो के काल में, जब एलन बरो ने इंडियन स्लेवरी एक्ट बनाया। इंडियन स्लेवरी एक्ट के जरिए इसको समाप्त किया। ये इंडियन स्लेवरी एक्ट कब बना? 1843 ईस्वी में। ठीक है, इंडियन स्लेवरी एक्ट के जरिए इसको समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय जाता है विलियम बेंटिक को। ठीक है, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ठीक है, तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। और सॉरी, ये सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? 1829 ईस्वी में। इसको भी याद रखेंगे, 1829 ईस्वी में। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है लॉर्ड लीटन को। किसको दिया जाता है? लॉर्ड लीटन को। लॉर्ड लीटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति स्टार्ट की, लॉर्ड लीटन ने। इससे पहले क्या था कि अफगानिस्तान के प्रति कुशल और कर्मण्यता की नीति थी, लेकिन बाद में चल करके अग्रगामी नीति का अनुसरण प्रारंभ किया। अग्रगामी नीति जो कि एक आक्रामक नीति था, और इसको प्रारंभ किया था लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए, ए है स्टैचू कमीशन, इससे भी लॉर्ड लीटन किससे संबंधित नहीं है? तो स्ट्रेची कमीशन इससे संबंधित था, स्ट्रेची कमीशन से संबंधित था, शस्त्र अधिनियम से संबंधित था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी लॉर्ड लीटन संबंधित था, लेकिन एल्बर्ट बिल इससे संबंधित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि एल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? तो ये रिपन से संबंधित था, रिपन से संबंधित था, लॉर्ड रिपन से। एल्बर्ट बिल के एल्बर्ट बिल, ये थोड़ा सा जान लीजिए कि जो एल्बर्ट बिल था, एल्बर्ट बिल से कौन संबंधित था? एल्बर्ट बिल से लॉर्ड रिपन।
इससे कौन संबंधित था? लॉर्ड रिपन। और इल्बर्ट बिल क्या था? तो इल्बर्ट बिल के तहत यह प्रावधान किया गया था कि यूरोपीय लोगों की मुकदमे की सुनवाई भारतीय जज कर सकते हैं, जिसका जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने इसका विरोध किया था। इल्बर्ट विवाद के नाम से ये जाना जाता है। आगे देख लीजिए, किस वाइसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण का श्रेय, डिसेंट्रलाइजेशन करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो पहली बार लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर के 72 तक ब्रिटिश गवर्नर के रूप में कार्यरत रहा और 1870 में लॉर्ड मेयो ने एक मेयो रिजोल्यूशन पास किया। क्या पास किया? मेयो रिजोल्यूशन पास किया। और मेयो रिजोल्यूशन में, है ना, प्रांतीय सरकार के लिए या प्रांतों के लिए, है ना, प्रांतों के लिए शिक्षा और चिकित्सा के लिए, प्रांतों के लिए अलग वित्त का प्रावधान किया गया, धन का, वित्त का प्रावधान किया गया। केंद्रीय राजस्व में से प्रांतों को अलग से धन दिया गया जिससे कि वो शिक्षा संबंधित और चिकित्सा संबंधित कार्य कर सकें। इनको अलग से इसके लिए वित्त की आपूर्ति की गई और इसमें ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। तो आर्थिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने किया। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो सिंध विजित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है चार्ल्स नेपियर को। ठीक है, चार्ल्स नेपियर, आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स नेपियर। ठीक है, याद क्या रखेंगे कि सिंध कब जीता गया था अंग्रेजों के द्वारा? 1843 में। और कौन जीता था? तो चार्ल्स नेपियर ने सिंध को जीत लिया था। चार्ल्स नेपियर के द्वारा सिंध विजय किया गया था, सिंध विजय किया गया था। तो एकदम से याद रखेंगे, ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 व्यक्ति को और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो कह रहा है कि भाई सूची 1 में व्यक्ति है और सूची 2 में विषय है, किस व्यक्ति से कौन सा विषय जुड़ा हुआ है। तो जैसे मैकडोनाल्ड, तो कम्युनल अवार्ड्स जो है वो सांप्रदायिक पंचाट कौन पारित किया था? मैकडोनाल्ड ने। इसी तरह से है कि लिनलिथगो, तो अगस्त प्रस्ताव कौन पारित किया था? लिनलिथगो। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति कौन पारित किया था? डलहौजी। और द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के अधिनियम के तहत लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने किया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा पहला का 2, दूसरा का 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। पूछ रहा है कि डलहौजी के हड़प की नीति के तहत, डलहौजी के हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया था? मतलब डलहौजी के हड़प के नीति के तहत इसमें से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया था? तो देखिए, सतारा को शामिल किया गया था, संभलपुर और नागपुर इसको शामिल किया गया था, जयपुर को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले, है ना, इस नीति के तहत सबसे सर्वप्रथम किस राज्य को शामिल किया गया था? तो सर्वप्रथम सतारा को शामिल किया गया था, सतारा को।
हालांकि सतारा को शामिल करने की प्रक्रिया 1848 में प्रारंभ हुई और 1849 ईस्वी में सतारा को कंपनी के अधीन कर लिया गया। सतारा को कंपनी के अधीन कर लिया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो औपनिवेशिक शासन काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर प्रभाव पड़ा कि आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई। ठीक है, आयात, रेलवे का प्रभाव भारत पर जो पड़ा उसमें यह पड़ा कि आयात में वृद्धि हुई और भारत का जो औद्योगिक विकास होना था उसमें बाधा उत्पन्न किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो है वो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ये याद रखेंगे फैक्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किसके साथ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ये जमींदारों के साथ, यानी जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। ठीक है, और जमींदारों को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप टैक्स वसूल करके कंपनी को देंगे। ठीक है, टैक्स वसूल करके कंपनी को देंगे और कुल टैक्स का 10/11 भाग जो है वो कंपनी को जाता था। किसको? कंपनी को। और 1/11 भाग जो है वो जमींदार को मिलता था। जमींदार को मिलता था। ये जो व्यवस्था है अस्थाई बंदोबस्त, ये कहाँ कहाँ लगा हुआ था? तो बंगाल में था, बिहार में था, उड़ीसा में था और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वाराणसी तक इसका विस्तार था। ये सब सवाल पूछे जाते हैं। ये कुल भूमि के कितने प्रतिशत पर लगा हुआ था? तो 19%। भारत में अंग्रेजों ने 3 तरह के आर्थिक नीतियों को जन्म दिया। एक था अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवारी और तीसरा था महालवारी। तो ये जो अस्थाई बंदोबस्त था ये कुल भूमि के 19% भूभाग पर लागू किया गया था और ये एग्रीमेंट जमींदारों के साथ किया गया था। किसने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो ये डिस्कस कर लिए हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? देखिए, रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। ठीक है, कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। कब लागू की गई थी? 1792 ईस्वी में। किसने लागू किया था? कैप्टन रीड ने लागू किया था। लेकिन पूरे मद्रास में इसको लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पूरे मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया गया था लगभग 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में, और इसको लागू किया था थॉमस मुनरो ने। मद्रास में रैयतवारी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए, थॉमस मुनरो। यहां आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो। कैप्टन रीड 1792 में पहली बार मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया और उस वह मतलब वो कुछ ही क्षेत्र तक लागू हुआ था, लेकिन इसको पूरे मद्रास में लागू करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है थॉमस मुनरो को। थॉमस मुनरो। तो रीड और मुनरो दोनों याद रखेंगे, रैयतवारी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो देखिए, वह रैयतवारी प्रथा था। समझ लीजिए, 3 तरह का प्रथा था। एक था जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन होता था? जमींदार होता था। इसको जमींदारी प्रथा भी कहा गया, इस्तमरारी प्रथा भी कहा गया अस्थाई बंदोबस्त को। दूसरा क्या था? रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था में जमीन पर मालिकाना हक किसको दिया गया? तो जो किसान होता था उसको दिया गया, किसान को। और महालवारी प्रथा में जमीन पर मालिकाना हक किसको दिया गया? तो पूरे गांव को। महाल मतलब पूरे ग्राम को।
ये अस्थाई बंदोबस्त कंपनी जमींदारों से वसूलती थी और जमींदार किसानों से। रैयतवारी में किसान सीधे कंपनी को टैक्स देता था और महालवारी में पूरे गांव का टैक्स एक जगह जमा करके कंपनी को दे दिया जाता था। सबसे अधिक भूमि पर जो प्रथा लागू था, देखिए, अस्थाई बंदोबस्त 19% भूभाग पर लागू था, रैयतवारी बंदोबस्त 51% भूभाग पर लागू था। रैयतवारी कहाँ कहाँ था? तो मद्रास में था, मुंबई में था, कर्नाटक में था। और महालवारी व्यवस्था जो है वो कितने पर? 30% भूभाग पर लागू था, मुख्य रूप से मध्य प्रांत यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, सबसे अधिक याद रखेंगे महालवारी प्रथा पंजाब में लागू था। इस तरह से ये सभी फैक्ट्स एक बार आप जरूर रिवाइज कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूछना ही पूछना है। देखिए, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? यहाँ पर बीपीएससी थोड़ा सा ये गलती, प्रश्न ये हो गया, बंगाल प्रेसिडेंसी देना चाहिए था, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी में उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा आता था। लेकिन जो महालवारी बंदोबस्त था वो मूल रूप से कहाँ था? पंजाब और मध्य प्रांत में लागू था, पंजाब और मध्य प्रांत में लागू था। लेकिन यहाँ पर आपको सवाल क्या पूछा है कि किसने, है ना? तो महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी हॉल्ट मैकेंजी ने, हॉल्ट मैकेंजी ने। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए, छोटा छोटा वीडियो करके हम लोग 72वीं बीपीएससी से पहले पूरा पीवाईक्यू को हम लोग समाप्त कर लेंगे, और इससे आपकी तैयारी में बहुत, आप देखेंगे, बहुत 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 ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो आज के क्लास में इतना ही, नमस्कार।